हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रक्त का थक्का होता है उसका प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपके एक भी डाउट नहीं छोड़ी थी उस टॉपिक में। देखो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ चुके हैं। देखो, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र। अब देखो, इस तंत्र को पढ़ने के लिए मैंने इसके 4 पार्ट्स बनाए थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जो पहला पार्ट था वो तो था ब्लड, और दूसरा था वो था ब्लड वेसल, तीसरा था वो था ह्यूमन हार्ट, और जो चौथा था वो था लिम्फ। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था ब्लड, दूसरा था ब्लड वेसल जिसे रक्त नलिका कहा जाता है, और तीसरा था ह्यूमन हार्ट जिसे मानव हृदय कहा जाता है, और चौथा है लिम्फ जिसे लसिका कहा जाता है। तो मैंने देखो ये टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड का, ठीक है। और ब्लड के मैं आपको 8 लेक्चर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है कि 8 लेक्चर मैंने दिए हैं, इसका मतलब है कि मैंने इसको बहुत लेवल से पढ़ाया है, बहुत डेप्थ तक पढ़ाया है, और आपकी हर एक चीज़ क्लियर की है। मैंने आपको एक भी चीज़ इस टॉपिक में रटाई नहीं है, हर चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब देखो, अगर ब्लड की बात करें तो आपके अभी 2 मोस्ट टॉपिक बच रहे हैं ब्लड में। मैं एक बार उनके नाम लिख देता हूं। एक तो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसे हिंदी में कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये मैं वो लिख रहा हूं जो हमारे टॉपिक में बच गया है। दूसरा है रक्त समूह का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। अब देखो, मैंने ब्लड आपको पूरा कवर करवा दिया है, उसमें से सिर्फ अब 2 टॉपिक आपके बच रहे हैं। एक तो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसे गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है, और दूसरा है रक्त समूह का निर्धारण जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे क्वेश्चन आता है यदि किसी पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान का संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होती है इस टॉपिक में जो मैंने अब तक आपको नहीं करवाया है। जो विद्यार्थी पटवारी और रीट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो 2 टॉपिक है ये इनके लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि इन दोनों में से हर साल जो पटवारी एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछा जाता है। अब देखो, क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार का बनता है ये सब मैंने बता रखा है। मैंने इन दोनों के लिए एक पर्सनल वीडियो बना रखा है, तो जो उस वीडियो में मैंने समझाया है यदि वो मैं अब पढ़ाऊंगा तो भी वही चीज़ बताऊंगा। तो इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से समझा रखा है डायग्राम के माध्यम से कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है और जो रक्त समूह का निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई ब्लड की बात। अब मेरे हिसाब से ब्लड का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं आज ब्लड वेसल। तो आज का टॉपिक आप लिखिए ब्लड वेसल जिसे रक्त नलिका कहा जाता है। जो स्टूडेंट मेरे से प्रॉपर क्लासेस लेके नोट्स बना रहा है उस स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है एग्जाम में। आज का आप टॉपिक डालिए ब्लड वेसल।
ब्लड वेसल को हिंदी में रक्त नलिका कहा जाता है। अच्छा, रक्त नलिका क्या होता है? तो देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इन नलिकाओं के माध्यम से होता है। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो जिन नलिकाओं के माध्यम से होता है उन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल। अब सीधा पॉइंट की बात करते हैं ब्लड वेसल के बारे में। तो अब ध्यान से देखना है आपको। ब्लड वेसल है वो 3 प्रकार की होती है। अधिकतर स्टूडेंट सिर्फ 2 प्रकार से पढ़ते हैं कि रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की होती है। नहीं, रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक बार मैं नाम लिख देता हूं उनके। जो पहला टाइप होता है रक्त नलिका का वो तो है धमनी, जिसे इंग्लिश में आर्टरी कहा जाता है। ऐसे कॉलम बना लो आप, इससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। दूसरी होती है शिरा, जिसे कहा जाता है वीन। और जो तीसरी होती है वो होती है केशिकाएं। और केशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैपिलरीज। अब बात करते हैं, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली तो है धमनी, जिसे आर्टरी कहा जाता है। दूसरी है शिरा, जिसे वीन कहा जाता है। और तीसरी कौन सी है? केशिकाएं, जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। अब देखो, इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है। जो धमनी होती है, सपोज करो ये है हमारा हार्ट, और इस साइड में है हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सपोज दैट ये हमारा हार्ट है और ये हमारे बॉडी के सभी अंग या सभी हिस्से हैं। तो इस हार्ट से ब्लड ले जाने का काम प्रत्येक अंग में किसका है? ये है आर्टरी का। इसका मतलब क्या है कि धमनी क्या करती है? हमारे ह्यूमन हार्ट में जो भी ब्लड होता है उसको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। ये बात क्लियर है? बात करते हैं शिरा की। तो देखिए, ये है हमारा हार्ट और ये है ऑल बॉडी पार्ट्स। अब देखो, धमनी का तो क्या काम है कि ये हमारे हृदय से पूरे रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है। अब ब्लड वापस हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वापस उसको हमारे हार्ट में आना पड़ेगा। तो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट तक लाने का काम कौन करती है? वो करती है शिरा। तो आप इस प्रकार से लिख लो इसको, ठीक है। ऑल बॉडी पार्ट से शिराएं क्या करती है? हमारे ब्लड को हार्ट तक लेके आती है। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि जो धमनी होती है वो तो ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाती है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक। जबकि शिरा क्या करती है? ये हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाती है? हार्ट तक। अब बात करते हैं केशिकाओं की कि केशिकाएं क्या काम करती है। तो देखिए आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से सपोज दैट ये कोई धमनी है। थोड़ा मैं और बड़ा बना देता हूं इसको एक बार। ये क्या है? कोशिकाएं है। ये है हमारे शरीर की कोई धमनी। धमनी का क्या काम है? ये ब्लड को हमारे हृदय से कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो इस ब्लड में क्या क्या होगा? एक तो होगा O2 प्लस न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है धमनी में। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से। तो धमनी का क्या काम है?
ये हमारे हृदय से ऑक्सीजनित रुधिर प्लस उसके साथ जितने भी पोषक तत्व है, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, ग्लूकोज है, खनिज लवण है, इन सबको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। क्लियर है ये बात? कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकाओं में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और जो ग्लूकोज होता है उसका दहन होता है, और दहन होने से क्या होता है? हमारी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से धमनी क्या लेके आई है? O2 प्लस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये जो धमनी होती है ये यहाँ से बिल्कुल महीन भागों में बढ़ जाती है, इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में। ये ट्यूब्स क्या करती है? हमारे ब्लड को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। तो आप बोल सकते हो कि जो कैपिलरीज है ये बहुत छोटी ट्यूब्स होती है, जैसे हमारे बाल है, इन बालों से भी छोटी ट्यूब होती है। कौन? केशिकाएं। और केशिकाओं का क्या काम है? कि ये ब्लड को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ब्लड हमारे इन कोशिकाओं में आया तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पाचन होगा, यहाँ पर श्वसन क्रिया होगी, इसके साथ ही ग्लूकोज का दहन होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बनेगा। इस वेस्ट मटेरियल को वापस ये कैपिलरीज लेके आती है, इस प्रकार से प्रत्येक कोशिका से लेकर आती है, और ये क्या बन जाएगी? हमारी वीन बन जाएगी, शिरा। इस शिरा में क्या होगा? इस शिरा में होगा CO2 प्लस वेस्ट मटेरियल। इस शिरा में क्या होगा? CO2 प्लस वेस्ट मटेरियल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो धमनियां होती है वो कोशिकाओं में जाकर बहुत महीन ट्यूब्स में बढ़ जाती है, और इन ट्यूब्स को ही क्या कहा जाता है? केशिकाएं। तो ये जो है हमारी संरचना, छोटी छोटी ट्यूब्स, इन्हें कहा जाता है केशिकाएं। अब देखो केशिकाओं से क्वेश्चन आया हुआ है किस प्रकार से, कि केशिकाओं का क्या काम है। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसमें ऑप्शन थे, जिसमें सारे ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें एक ऑप्शन ये था कि जो केशिकाएं होती है वो धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है। कौन? केशिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कि धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करती है? केशिकाएं। क्लियर है? अब बात करते हैं, वापस यहाँ आ जाओ धमनी के बारे में। तो धमनी में हमेशा ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। क्लियर है ये बात? और जो शिरा होती है इसमें CO2 वाला रुधिर बहता है, और केशिकाओं में तो दोनों बहता है। जब धमनी छोटे छोटे भागों में बढ़ती है तो यहाँ से भी O2 और न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जबकि यहाँ पर CO2 प्लस जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा। तो दो केशिकाओं के बारे में ये लिख सकते हैं आप कि इसमें O2 प्लस CO2 दोनों प्रकार का रुधिर बहता है। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर है? अब देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछे जाते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। तो देखो एक एक्सेप्शन है इनका, सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर बहता है, उसका नाम आपसे पूछा जाता है। तो आप लिख ले पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर बहता है। इसमें भी एक अपवाद आएगा, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन में कि सभी शिराओं में कौन सा ब्लड बहता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लेकिन एक शिरा ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेट रुधिर बहता है, और वो कौन सी है? पल्मोनरी शिरा। ठीक है, ये इनके एक्सेप्शन है, इनके नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर बहता है, तो वो कौन सी है? पल्मोनरी धमनी। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी शिरा होती है जिसमें ऑक्सीजनेट रुधिर बहता है, अर्थात ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, तो वो कौन सी है? पल्मोनरी शिरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो पल्मोनरी शिरा है और ये पल्मोनरी धमनी है ये कहाँ है, और इनमें इसमें तो CO2 वाला रुधिर क्यों बहता है और इसमें O2 वाला रुधिर क्यों बहता है। तो आप इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
आप जब भी लेक्चर लो तो उस समय कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो, और जो भी मैं यहाँ नोट करवाता हूँ उसको नोट करते रहा करो। देखो देखते हैं कि पल्मोनरी जो शिरा है और पल्मोनरी जो वीन है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपके सामने मैं एक चित्र बना रहा हूँ और वो है हमारा हार्ट। कई बुक में आपको इस प्रकार से मिलेगा हार्ट बना हुआ। देखो ये समझने का तरीका है और कुछ नहीं है। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीले। तो मैं हमेशा इस प्रकार से बनाता हूँ हार्ट। इसको मैं 4 भागों में बांट रहा हूँ। ये सेप्टम है, ये भी सेप्टम है और ये भी सेप्टम है। उसको तो मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब ध्यान से देखना है आपको। मैं आज आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि जो पल्मोनरी वीन है और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ पाई जाती है और उसमें जो एक्सेप्शन है वो क्यों है, ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, सपोज करो कि मेरा ये हार्ट है, तो मेरा राइट वाला पार्ट तो ये है और लेफ्ट वाला ये है। इसको मैंने यहाँ से निकाल कर यहाँ रख दिया है। तो ये जो मेरा पार्ट बनेगा ये तो बनेगा लेफ्ट, और ये वाला पार्ट बनेगा मेरा राइट। तो आपको राइट में और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ठीक है। अब देखो, जो 2 चैम्बर होते हैं ऊपर वाले, इनको कहा जाता है आलिंद, और आलिंद को इंग्लिश में कहते हैं ओरिकल। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर है इनको कहा जाता है नीले, और इनको इंग्लिश में कहा जाता है वेंट्रिकल। तो एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूँ, या मैं इधर ही शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये तो है लेफ्ट ओरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ओरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है आपके। नेक्स्ट अब बात करते हैं। देखो, हमारा जो ब्लड है हमारे विभिन्न अंगों से शिराएं लेके आती है, कहाँ पर, हमारे हार्ट तक, ठीक है। तो जो शिराएं होती है वो आकर कहाँ खुलती है, इस राइट ओरिकल में आके खुलती है। देखो, एक शिरा तो आती है ऊपर से इस प्रकार से, और एक शिरा आती है यहाँ नीचे से। ये भी वीन है और ये भी वीन है। अब देखो ये क्या काम कर रही है, ये हमारे अंगों से ब्लड को कहाँ लेके आ रही है, हमारे हार्ट तक। और ब्लड को अंगों से हार्ट तक लाने का काम किसका है, वीन्स का होता है, शिराओं का होता है। तो इस शिरा का नाम दिया गया है सुपीरियर वेना कावा। और ये जो शिरा है इसको कहा जाता है इंटीरियर वेना कावा। देखो, इनको हिंदी में भी यही कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा, और इंग्लिश में तो मैंने आपके लिख दिया है। इनके लिए हिंदी में कोई दूसरा वर्ड नहीं है। आपके जब भी एग्जाम में आएगा तो वेना कावा लिखा हुआ आएगा इस प्रकार से हिंदी में, वेना कावा। इसका हिंदी में कोई दूसरा वर्ड नहीं है। अब देखो, 2 विंस का क्या काम है, तो इसको समझो आप एक बार। सपोज दैट यहाँ पर मेरा हार्ट है, तो इस हार्ट के ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, जैसे मेरे मस्तिष्क आ गए, मेरे शोल्डर आ गए और ये मेरे हाथ आ गए, क्योंकि हाथ से जो ब्लड आएगा वापस यहाँ से तो शोल्डर से होके आएगा, ठीक है। तो ये इस हार्ट से ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ से और मस्तिष्क से ब्लड लाने का काम कौन करेगा, ये करेगा सुपीरियर वेना कावा। ये बात क्लियर है। और इस हार्ट से नीचे वाला बॉडी का जो भी पोर्शन है वहाँ से ब्लड लाने का काम कौन करती है, इंटीरियर वेना कावा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जो शिराएं होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, तो इसमें भी CO2 वाला ब्लड आएगा और इसमें भी CO2 वाला ब्लड आएगा, ठीक है। ये दोनों नली यहाँ पर आके खुलेगी और यहाँ पर भी CO2 वाला ब्लड आएगा। जैसे मैं आपको नोट करवा रहा हूँ वैसे आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर पाए जाते हैं ये जो राइट ओरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में कपाट पाए जाते हैं। और ये जो कपाट होता है ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है।
कौन सा, ट्राइकस्पिड अर्थात त्रिवलनी कपाट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है या कौन सा वोल्व पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में आता है द्विवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट। तो आपको बता देना है कि त्रिवर्णी कपाट होता है। तो जैसे ही ये भरता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से ये कपाट खुलते हैं और ये ब्लड कहाँ आ जाता है, इस राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, CO2 वाला ब्लड। ठीक है, अब हार्ट क्या करेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को शुद्ध करने के लिए किसके पास भेजेगा, इसको भेजेगा हमारे लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है कि हमारे अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। तो यहाँ से एक नली निकलेगी इस प्रकार से, यह है हमारा लंग्स, जिसे फेफड़ा कहा जाता है। और फेफड़े का क्या काम है कि अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करता है ये। तो जाहिर सी बात है कि ये CO2 वाला ब्लड है तो इसमें भी CO2 जाएगी, इसमें भी CO2 वाला ब्लड जाएगा, ये इस नली में पूरा CO2 वाला ब्लड जाएगा। ये बात क्लियर है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो धमनियाँ होती है वो कौन सी होती है, ये हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाती है, हमारे अंगों तक। ठीक है, क्या लंग्स एक अंग है हमारे शरीर का, बिल्कुल है। और ये जो नलिका है ये क्या काम कर रही है, ब्लड को हमारे हार्ट से लंग्स तक ले जा रही है। और इसमें कौन सा ब्लड बह रहा है, इसमें CO2 वाला ब्लड बह रहा है। जबकि मैंने आपको क्या कहा था कि धमनियों में हमेशा ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, लेकिन एक धमनी ये ऐसी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है और इस धमनी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इस धमनी का क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये धमनी एक्सेप्शन में आती है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो लंग्स में क्या हो गया, जो ये अशुद्ध रुधिर था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो शुद्ध हो जाएगा और ये लंग्स क्या करेगा, इस ब्लड को कहाँ पहुँचाएगा, इसको पहुँचाएगा लेफ्ट ओरिकल में। यहाँ से अशुद्ध रुधिर आया, लंग्स ने शुद्ध कर दिया, तो अब इसमें कौन सा ब्लड होगा, इसमें O2 वाला ब्लड होगा। कौन सा होगा, O2 वाला ब्लड। ये आके यहाँ खुलेगी तो इसमें भी O2 वाला ब्लड होगा। और यहाँ पाए जाते हैं द्विवर्णी कपाट, यहाँ पर त्रिवर्णी है और यहाँ पर द्विवर्णी कपाट है। ठीक है, इसमें भी O2 वाला ब्लड होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो नलिकाएं हमारे अंगों से ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है वीन, उन्हें कहा जाता है शिराएं। और शिराओं में हमेशा कौन सा ब्लड होता है, तो उसमें होता है CO2 वाला ब्लड। लेकिन देखो ये शिरा है, शिरा क्यों है, क्योंकि ये अंग से ब्लड को कहाँ ले जा रही है, हमारे हार्ट तक लेके जा रही है। और इसमें कौन सा ब्लड होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था CO2 वाला ब्लड, लेकिन इसमें तो O2 वाला ब्लड बह रहा है। तो ये आती है एक्सेप्शन में। और इस वीन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पुल्मोनरी वीन। इसको क्या कहा जाता है, पुल्मोनरी वीन। तो देखो पुल्मोनरी वीन तो ये होती है और पुल्मोनरी आर्टरी ये होती है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सेप्शन क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। यहाँ से ब्लड क्या करेगा, अब हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। जैसे ही ये नीले पिचकेगा तो पिचकते समय क्या होगा कि जो भी इसमें ब्लड था ये O2 वाला, ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचेगा। और ये जो धमनी होती है भाई, हृदय से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में लेके जा रही है। तो ये धमनी होगी और इसका नाम होता है अयोटा। क्या होता है, अयोटा। इसको बड़ा लिख देता हूं मैं, अयोटा। इस धमनी का क्या नाम है, अयोटा। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ये होती है अयोटा। क्लियर है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, तो सब बच्चों को डाउट होती है कि ये आंसर देना है या ये देना है।
यदि आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ज़्यादातर ये मिलेगा, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर ये होगा, सबसे बड़ी जो वेन होती है वो होती है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, देखो वैसे तो आपके शब्द आएगा सिर्फ वेना कावा, लेकिन ऑप्शन में यदि सुपीरियर आ जाए और इंटीरियर आ जाए तो आपको राइट आंसर कौन सा करना है, सुपीरियर वेना कावा। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर ब्लड वेसल के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे हम हमारे हार्ट के बारे में। मैंने सिर्फ आपको इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में बताया है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो ह्यूमन हार्ट है ये बायोलॉजी का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसकी संरचना से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी संरचना को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक ह्यूमन हार्ट में क्या क्या पाया जाता है और ये इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।